वेलकम बैक बच्चों। हम लोग पाठ पढ़ चुके थे मैया मैं नहीं माखन खाई। ये आपकी मल्हार नाम से जो बुक आई है नहीं हिंदी की, उसके अंदर एनसीईआरटी की बुक में आपका ये लेसन है बेटा। आज के वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल जैसे आपका हमेशा होता है, सबसे पहले आपके जो प्रश्न है वो है मेरी समझ से। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने आपको तारा बनाना है। ठीक है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए थे। सबसे पहली बात कही है मुझे तुम पराया समझती हो। दूसरा कहा मेरी माता तुम बहुत भोली हो। तीसरी बात कहते हैं मुझे वो लाठी कंबल नहीं चाहिए। और चौथी बात कहते हैं मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाकी सारी बातें तो उन्होंने नाराजगी में कही है ना। तो सबसे पहले जो ज्यादा सही बात है, जो सबसे ज्यादा सही तर्क है वो यही बनेगा आपका। यहाँ पर आप स्टार बना देंगे। ठीक है, ये आपकी सबसे ज्यादा सही बात है, क्योंकि बाकी सारी बातें तो कृष्ण ने नाराजगी में कही थी। अपने माखन ना खाने का सही सबसे बड़ा सही तर्क जो उन्होंने बताया था वो यही था कि मेरे तो हाथ छोटे छोटे हैं, मैं छीके तक कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। तो माँ के आने से पहले श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए गाय चरा रहे थे, या माखन खा रहे थे, या मधुबन में भटक रहे थे, या फिर मित्रों के संग खेल रहे थे। चारों में से जो सबसे सही उत्तर है उस पर हमें टिक लगाना है। तो सबसे सही उत्तर यही है कि वो माखन खा रहे थे, है ना, क्योंकि उनके मुंह पर भी मक्खन लगा हुआ था। और शुरुआत ही यहीं से होती है कविता की कि मैया मैं नहीं माखन खायो, यानी कि वो माखन खा रहे थे और माँ ने पकड़ लिया तो तर्क देने लगे कि मैंने तो माखन नहीं खाया है। इसलिए यही सबसे सटीक उत्तर बनेगा। आगे आपको यही कहा हुआ है अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आगे है मिलकर करें मिलान। तो पाठ में से चुनकर यहाँ को शब्द दिए गए हैं। अब अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट कह दिया गया है और शिक्षक कह दिया गया है, यानी कि आप मेरी सहायता ले सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है जसोदा, है ना। पहले शब्द पढ़ लेते हैं हम। और पहर और लकुटी कमरिया और बंसीवट और मधुबन और छीको और माता और ग्वाल बाल। अब हम अर्थ पढ़ लेते हैं। समय मापने की एक इकाई 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। दूसरा एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे। अगला है गोल पात्र के आकार का, गोल बर्तन के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजें जैसे दूध दही वगैरह को कुत्ते बिल्ली आदि ना खा सकें। आगे यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने कृष्ण को पाला था। अगला दिया गया जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली जननी माँ। अगला दिया गया गाय पालने वालों के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी। अगला दिया गया मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। और आगे है लाठी और छोटा कंबल कमली। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते। अब इनको हम मैच करेंगे, देखिए है ना, सबके मीनिंग हमने अब यहाँ पर मैच करना है। जसोदा हमने पढ़ा था श्री कृष्ण की माँ, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है ना, जसोदा मैच हो जाएगा श्री कृष्ण की माँ। ठीक है, एक मिनट, श्री कृष्ण की माँ से मैच हो जाएगा। ठीक है, अगला है पहर। पहर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बेटा कि समय नापने की इकाई होती है, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो ये यहाँ अच्छा। आगे है लकुटी कमरिया। तो लकुटी कहते हैं लाठी को और कमरिया कहते हैं कंबल को। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लाठी और कंबल आपका यहाँ पर नीचे जुड़ जाएगा, लकुटी कमरिया यहाँ जुड़ जाएगा। अगला है बंसीवट।
तो बंसीवट बताते हैं, वृक्ष को कहा जाता है, एक वट वृक्ष है जिस पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा बंसीवट। बंसीवट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगला है मधुवन। तो मधुवन क्या है? एक वन है मथुरा वृंदावन में, उससे इसको मिलाया जाएगा मधुवन को, तो मधुवन यहाँ मिल जाएगा। अगला है छीको। छीको यानी छीका। छीका कहते हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि रस्सियों से बुना हुआ जाल होता है, जहां रखे जाते हैं मटके ताकि कोई मक्खन या दूध ना खा सके, तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा बेटा। अगला है ग्वाल बाल। तो ग्वाल बाल कौन है? श्री कृष्ण के मित्र हैं, गाय पालने वालों के बच्चे हैं, ठीक है। आगे बस हो गए सारे के सारे बेटा। माता, माता रह गया, माता रह गया बेटा, मधुबन से मिलना था ये मधुबन से मिलना था। गोल आकार का छीका तो हो गया, छीका यहाँ से मिलना था, ठीक है। माता रह गया, माता को मिला देते हैं हम लोग। छीका जो है वो छीके से मिलना था, माता आएगी यहाँ पर जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी माँ, ठीक है। ये आपके हो गए। पंक्तियों पर चर्चा आएगी, वे पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसको पढ़ करके आपको क्या समझ में आया है ये आपको यहाँ पर लिखना है बेटे। तो लाइन है, भोर भई गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। तो भोर का मतलब होता है सुबह, है ना। भोर का मतलब होता है सुबह, भयो का मतलब हुआ, गैयन के पाछे का मतलब गायों के पीछे, मधुबन जगह है मथुरा की, मोहे का मतलब मुझे, पठायो का मतलब है भेजा, यानी कि सुबह जब हुआ तो गायों के पीछे मुझे तो मधुबन भेज दिया था, यानी कि जैसे ही सुबह हुई थी तुमने मुझे गायों के साथ साथ मधुबन भेज दिया था गायों को चराने के लिए, ठीक है। अगली लाइन है, सूरदास तब बेहसे यशोदा ले और कंठ लगायो। सूरदास इस लाइन के लेखक हैं। तब का मतलब तब, बेहसी का मतलब हंस कर, जसोदा यानी कि यशोदा, ले का मतलब लेकर, और का मतलब दिल से, दे कंठ लगाया यानी कि उन्होंने उनको हंस करके अपने गले से लगा लिया। किसे? कृष्ण को। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण ऐसी बातें करने लगे कि लगता है तू मुझे पराया जान रही है, अपना नहीं मानती है, अपनी लाठी कमरिया ले ले, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया, तब माँ ने उनको गले से और अपने सीने से लगा लिया। किसे? श्री कृष्ण, ठीक है। आगे है सोच विचार के लिए। तो पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? तो पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया है कि वो तो सुबह सुबह उठते ही लाठी लेकर के, कंबल लेकर के गायों के पीछे मधुबन चले गए थे, और शाम हुई तब वो घर आए हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा बालक हूँ, तुम खुद सोचो कि मैं छींका कैसे पा सकता हूँ, छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ, और तुम्हारे मन में मुझे लगता है कुछ भेद है, कुछ भेदभाव है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है, तुम मेरी जन्म देने वाली माता नहीं हो, और मेरे तो मुंह पर ये ग्वाल बाल जो है ये सब मुझसे लड़ाई रखते हैं, बैर रखते हैं, इसलिए इन्होंने ये मक्खन मेरे मुंह पर लिपटा दिया है, और ले अपनी ये जो है कंबल और लाठी ले ले, अब मैं दोबारा कहीं इन गायों के पीछे नहीं जाऊंगा, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया, ठीक है। आगे है, जसोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? क्योंकि देखिए श्री माँ जो माँ है यशोदा है, उनके बेटे हैं श्री कृष्ण, घर में वो मक्खन खा रहे थे। हालांकि मक्खन खाने के लिए हो सकता है माता यशोदा उन्हें किसी वजह से मना करती हूँ, घरों में बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, घर में खाने पीने की चीजें जिनके लिए हम लोग मना करते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण अपने सामने सामने देखते हुए भी तर्क देने लगे माँ को कि मैंने तो मक्खन नहीं खाया, और ऐसी बातें कहने लगे जिनसे माँ भावुक हो जाए, तो माँ ने भावुक हो करके श्री कृष्ण को उनकी शरारतों को देख करके, उनकी चंचलता को देख करके अपने दिल से गले से लगा लिया। आगे है कविता की रचना। तो भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो,
चार पहर बंसी बट भट गयो, सांझ परे घर आयो, है ना। ये कविता है। तो इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। देखिए पठायो और आयो, ठीक है। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है, पठायो आयो। इस विशेषता को तुक कहते हैं, इंग्लिश में बेटा राइमिंग कहते हैं, है ना। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम पद का तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशील बनाने के लिए तुक का इस्तेमाल करते हैं। कैसे तुक मिल रहा है देखिए, एक बार देख लेते हैं हम लोग कविता में। देखिए, खायो, खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पति आयो, आगे जायो, जायो, नचायो, लगायो। ये सभी जगह राइमिंग है बेटा, तुकांत शब्द हैं यहाँ पर, इनको तुकांत शब्द कहते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बात करेंगे अब हम। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। हमने पढ़ लिया और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, सूरदास कहीं भी हंसे हसोदा, है ना। तो अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो सूची में आप लिख सकते हैं कि ये ब्रज भाषा की कविता है, श्री कृष्ण का बोलापन, उनकी तार्किकता दिखाई गई है। अंतिम पंक्ति ने कवि ने अपना नाम भी लिखा है, जैसा कि बहुत से कवि लिखते हैं आज भी। साथ में ये राइमिंग है, इसमें तुकांत कविता है, इसमें तुक मिल रही है, बाल वर्णन है श्री कृष्ण का। ये सारी विशेषताएं आप लिख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। आगे अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे कि मैंने मक्खन नहीं खाया। तो मेरे विचार से श्री कृष्ण बार बार मक्खन खाते होंगे और माँ उनको मना करती होंगी कि मक्खन नहीं खाना है, इसलिए वो छुपा कर मक्खन खा रहे थे। लेकिन जब पकड़े गए हैं तो उनको डर है, क्योंकि माँ यशोदा माना उनको रस्सी से भी बांध दिया करती थी, तो शायद उन्हें डर है कि यशोदा माँ मुझे फिर से डांटेंगी, इसलिए वो वहां पर बता रही है कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, मेरे मुंह पर तो इन लोगों ने चिपटा दिया है। ऐसी बातें श्री कृष्ण कर रहे हैं ताकि माँ की डांट से बच सके। अगला है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तब क्या हुआ होगा आपके हिसाब से। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा, ताकि मेरे हिसाब से तो यही हुआ होगा कि श्री कृष्ण सारी बातें भूल गए होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो जानबूझ करके झूठ मूठ बहका रहे थे अपनी माँ को कि मैंने मक्खन नहीं खाया, जबकि मक्खन उन्होंने खाया था। वो तो सिर्फ इस बात को बहकाना चाहते थे, टालना चाहते थे कि माँ उनको डांट ना लगाए। तो जब माँ ने उनको गले से लगा लिया तो उनका वो टेंशन खत्म हो गया, उनकी वो चिंता खत्म हो गई। उसके बाद वो वापस जाकर अपने खेल में लग गए होंगे और कुछ दिन के बाद वापस फिर से उन्होंने उसी तरीके से मक्खन फिर से खाया भी होगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग शब्दों के रूप। तो नीचे शब्दों से जुड़ी हुई गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो भोर भये गयन के पाछे, इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, जिसके लिए पीछे शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। हम पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं यहाँ पर जिन्हें हम अलग रूप में लिखते हैं और बोलते हैं। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें करना है। ठीक है, तो परे, भोर परे घर आयो। तो परे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हुए। तो परे का मतलब है होने पर। सांझ परे घर आयो यानी कि सांझ होने पर घर आया। छोटो का मतलब छोटा। विधि का मतलब किस विधि से, किस प्रकार। भोरी का मतलब भूली। कछु का मतलब कुछ। ले का मतलब ले। नहीं का मतलब नहीं। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ आपकी हो जाती है। अगला प्रश्न है, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। अब शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उपजी का मतलब, उपजी के लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। उपजी का मतलब है उत्पन्न होना, उपजना। ठीक है, अगला है जाने का मतलब है जानकर, समझकर। अगला है जायो का मतलब जन्म दिया। ये अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, आगे देखिए, जन्मा।
है ना। इसको आगे यहाँ पर मैं आपको जो देती हूँ, इसको जायो का मतलब जन्मा, है ना, जायो का मतलब जन्मा। अगला है जिया, जिया का होता है मन या जी। पठायो का मतलब भेजा, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर है। पठायो का मतलब होता है भेजा, भेजा मतलब सेंड जो कहते हैं, ठीक है, भेज दिया। पठायो के लिए बनेगा भेज दिया, ठीक है। अगला है पति आयो, मतलब इनके कहे पति आयो मतलब इनके कहने में बहकावे में आ गई, इनके कहने से तू बहकावे में आ गई है, इनका विश्वास कर रही है, तो इसके लिए आएगा पति आयो, ठीक है। लिखेंगे हम पति आयो यानी कि विश्वास किया। बहियन मतलब बाहों का या बाजू का, है ना। आगे विधि का मतलब प्रकार से, किस प्रकार से, है ना। इसको यहाँ पर हम मिलाएंगे। प्रकार कहाँ है, ये रहा, भांति रीति प्रकार, ये रहा। बेहसी का मतलब हंसकर, हंसते हुए या हंसकर, मुस्काई, तो इसके लिए बेहसी के लिए आपका शब्द ऊपर जाएगा बेटा, है ना। तो मिलाएंगे, मुस्काई से मिलाएंगे इसको नीचे तक जाकर के यहाँ मिलेगा, ठीक है। भटकियों का मतलब भटका, ठीक है, भटकियों का मतलब भटका। और लपटायो का मतलब लगा दिया, मल दिया, पोत दिया, लिपटा दिया। ये आपके सभी के सभी वर्ष मैच हो गए बेटा। इसके बाद है वर्ण परिवर्तन। तो तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण आपस में बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल या रा और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्दों को चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर चेंज हुआ है, उनको हम देखेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो हो गया भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार परे घर आए। देखो परे हो गया, तो परे शब्द आपका हो जाएगा, पड़े के लिए हो जाएगा, तो परे हो गया, ठीक है। एक शब्द हो गया आपका परे। आगे पढ़ते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, विधि के लिए हो जाएगा विधि। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, परे का मतलब पड़े यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब पड़े हो जाएगा। बर बस मुख लपटायो, तू माता मत मन की अति भोरी, भोरी हो जाएगा बोली, ठीक है, परे था, है ना, बोली। आगे इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु भेज उपजी है, जानी परायो जायो, ले ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच लटायो, नचायो, सूरदास तब बेहसी लय सौदा, लय और कंठ लगायो। यही शब्द बनते हैं बेटा इसमें जो हमने लगाए। आगे चलेंगे, ये हो गए, यहाँ पर हम थे, यहाँ पर ये हो गए। आगे वर्ण परिवर्तन हो गया। इसके बाद पंक्ति से पंक्ति, तो नीचे स्तंभ एक में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ दो में उनके भावार्थ दिए गए, तो रेखा खींचकर हमें मिलान करना। तो पहले हम एक तरफ की लाइन्स पढ़ेंगे, फिर दूसरी तरफ की पढ़ेंगे। तो भोर भय गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। अगली लाइन है, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो अगली लाइन है, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। इसके आगे लाइन है, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। और अगली लाइन है, जिय तेरे कछु भेज उपजी है, जाने पर आयो जायो। तो इनको एक एक करके हम अब मैच करते चलेंगे। सबसे पहली लाइन आपको दी गई, भोर भय गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, यानी कि सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज दिया था। तो ये लाइन यहाँ पर ये मैच होगी। अगली है, चार पहर बंसी बट भटके, यानी कि मैं चार पहर तक बंसी बट में भटकता रहा, उसके बाद शाम होने पर घर आया हूँ। तो ये आपका यहाँ मिल जाएगा। एक मिनट, अगला, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो, यानी कि
मैं तो छोटी छोटी बाहों वाला बालक हूँ, छोटा बालक हूँ, मुझे छीका कैसे मिलेगा? ये आपका पहले वाले से मिल जाएगा। आगे है ग्वाल बाल सब बैल परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये कहाँ पर मिलेगा? ये सारे के सारे मेरे सखा हैं, मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे मुख से ये मक्खन लिपटा दिया है। अगला, इसके बाद आगे है तू माता मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। मतलब तू मेरी माँ इनकी बहुत भोली है, इनके कहने में आ गई है, तो इसके लिए माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनके कह बातों में आ गई हो। आ गए जिये तेरे कछु भेज उपजी है, जान पर आयो जायो। ये लाइन आपके ऊपर है, देखिए तेरे मन में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। तो ये लाइन यहाँ से मैच हो जाएगी बेटा, यहाँ से जाएगी, यहाँ मैच हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, ये आपका ये पार्ट भी हो गया। आगे इसके बाद पार्ट से आगे, तो आपकी बात मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ता है कि ये कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? कब, किसके सामने? आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन कौन से तर्क अपनाए, उस घटना के बारे में बताइए। तो ऐसी घटना कभी आपके साथ हुई हो कि जब आपको कोई तर्क देना पड़ा हो कि ये काम तो मैंने किया ही नहीं, उस घटना के बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। बेटा ये ओरल एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप करनी पड़ेगी। आगे है घर की वस्तुएं, मैं बालक बहियन को छोटो छीको कह भी पायो। देखिए आपको छीका दिखा दिया गया है यहाँ पर, ये छीका होता है बेटा, जिसमें मटका रख करके छत से टांग दिया जाता है ताकि कोई भी जानवर उसमें से चीजें ना खा सके। तो छीका घर की एक वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्षों से भारत में उपयोग में लाया जा रहा है, बहुत पुराने टाइम से इसको इस्तेमाल लाया जाता है। ये छीका होता है। तो नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इन्हें आपसे घर में, आपके घर में क्या कहते हैं चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको भी कर लेते हैं हम लोग। इनको आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ जो कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप वो भी लिख सकते हैं, वरना आपके यहाँ जो कहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो मेरे यहाँ इसको कहते हैं लोटा। ठीक है, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा बेटा। इसे मेरे यहाँ कहते हैं प्रेस, इसे मेरे यहाँ कहते हैं चौकी, चौकी या छोटा स्टूल होता है ना। इसे कहते हैं सिलाई मशीन, सिलाई बेटा जब इस पर लिखते हैं, मशीन लिखते हैं, स्क्रीन पर लिखते हैं, तो स्क्रीन पर कई बार राइटिंग ठीक नहीं आ पाती है। आगे है इसको चारपाई या खाट कहते हैं, तो मेरे यहाँ चारपाई कहते हैं। इसे हमारे यहाँ शीशी कहते हैं, शीशी या बोतल। ठीक है, अब ये क्या है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, ये क्या चीज दिखाई गई है। इसे हमारे यहाँ बेटा सूप कहते हैं। ठीक है, सूप कहते हैं इसको, जिसमें कि अनाज साफ किया जाता है। ठीक है, गेहूं चावल, इसमें गांव में इसको सूप कहते हैं, इसमें अनाज साफ किया जाता है। ठीक है बेटा, ये सूप है, सूप कहते हैं मेरे यहाँ इसको। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लिख सकते हैं बेटा। और इसे मेरे यहाँ सिलबट्टा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। इसे मेरे यहाँ सिलबट्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें घर में रसोई में इस्तेमाल वाली घर में इस्तेमाल होने वाली होती है सारी की सारी, जिनकी मैंने आपको नाम बताए। इसके बाद देखिए और भी चीजें दे रखी हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये होती है चक्की कहते हैं इसको हमारे यहाँ, इसको हमारे यहाँ पंखा कहते हैं, इसको हमारे यहाँ कुल्हाड़ी कहते हैं, हथौड़ी कहते हैं, सॉरी ये हथौड़ी है। इसे हमारे यहाँ चलनी कहते हैं बेटा, जिसमें अनाज साफ किया जाता है, इसे चलनी कहते हैं हमारे यहाँ। इसके बाद आगे है डलिया कहते हैं इसको हमारे यहाँ, इसको हमारे यहाँ डलिया कहते हैं। इसको हमारे यहाँ बेटा खरल कहते हैं, आपके यहाँ ओखली भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। ये है हमारे यहाँ इसको मथनी कहते हैं, इसमें दही भिगोया जाता है। आपके यहाँ इसको कुछ और भी कह सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं।
तो ये सारे के सारे शब्द हमारे यहाँ बोले जाते हैं जो मैंने लिखे आपको बेटा। आगे है, आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। ये चित्र दिए गए हैं, ये प्रक्रिया आपको लिखनी है आगे। तो सबसे पहले दूध निकाला जाता है, या दूध निकाला गया, दूध निकाल करके उसको पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको दही जमाया जाता है, दही जमाने के बाद उसको भिगोया जाता है, भिगोने के बाद उसमें से छाछ निकल जाता है, उसकी मलाई को बचा लिया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है तो घी बनता है। यही आपको पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना होगा कि गाय या भैंस से दूध लिया जाता है, निकाला जाता है, उसको दही गर्म किया जाता है, गर्म करके थोड़ा ठंडा करके दही जमाया जाता है, दही जम जाता है तब उसके बाद उसको भिगोया जाता है, भिगो करके वो उसमें से छाछ अलग निकल जाती है उसकी, और साथ में जो उसका जो मक्खन होता है वो अलग निकल जाता है। फिर मक्खन को गर्म किया जाता है तो वो घी बन जाता है। इसे आप अपनी भाषा में लिख लेंगे बेटा। आगे है, समय का माप। तो 4 पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। आपकी बुक में आई है ये लाइन, इसका मतलब क्या है यहाँ से हम ये पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो पहर और साँझ शब्दों का इस्तेमाल समय बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये समय के यूनिट होते हैं, टाइम के यूनिट होते हैं, समय की इकाइयां होती हैं। तो समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। तो हमारे यहाँ कहते हैं कल, आज, परसों, 7 बजे, बजे का, घंटे का इस्तेमाल किया जाता है, मिनट का इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है, महीना, वर्ष, ये सब चीजों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा। ठीक है, आगे हफ्ता, पखवाड़ा, दशक, शताब्दी। ठीक है, आगे श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। 4 पहर बंसी बट भटक्यो। 4 पहर मैंने आपको जब कविता पढ़ाई थी तब भी बताया था, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 4 पहर में हो गए 4 गुना 3, यानी कि 12 घंटे वो गाय चराते थे। तो मान लीजिए कि वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, तो वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे। क्योंकि 12 घंटे गाय चरा रही हैं तो घर से 6 बजे निकले होंगे, तभी शाम को 6 बजे वो घर पहुंच पाए होंगे, 12 घंटे। ठीक है, दोपहर का अर्थ है दोपहर, दोपहर का समय जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। ये लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य समय से पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का आरंभ लगभग कितने बजे होता होगा। तो एक पहर 3 घंटे का, दूसरा पहर फिर 3 घंटे का, तो 12 में से 3 घंटे घटा दिए तो पहला पहर खत्म होने का टाइम आ गया, और 3 घंटे घटा दिए तो पहला पहर शुरू होने का टाइम आ गया। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 बजे पहर शुरू होते हैं और उसके बाद 3-3 घंटे के पहर होते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला पहर शुरू हुआ 6 बजे। आगे है हम सब विशेष हैं। तो महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित थे यानी कि दृष्टिहीन थे, ब्लाइंड थे। उनकी विशेष क्षमता थी उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। तो वो अपने आप इमेजिनरी पावर उनकी बहुत अच्छी थी और साथ में कविताएं बहुत अच्छी लिख सकते थे। तो हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं, विचार कीजिए और लिखिए। आपकी विशेष क्षमता क्या है, आपके किसी परिजन की विशेष क्षमता क्या है, आपके शिक्षक की विशेष क्षमता क्या है, आपके मित्र की विशेष क्षमता क्या है, ये आपको यहाँ पर लिखनी है बेटा। या अब आपकी क्या क्षमता है, आपके परिजन की क्या क्षमता है, ये तो आप ही लिख पाएंगे बेटा, तो इसे आपको अपने आप लिखना होगा। आगे है एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वो क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। किनकी एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई सहपाठी है उसे पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे, अगर हमें समझ में आ रहा है तो उस पाठ को समझने में मदद कर देंगे। ठीक है, अगला, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता। अगर कोई सहपाठी है जिसे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन वो देख नहीं सकता है तो हम उसे वो पाठ पढ़कर सुना देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। अगला है एक सहपाठी बहुत जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में
भाषण देना है, तो हम बताएंगे कि आप थोड़ा आराम से बोलिए, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे उसको, ताकि उसका कक्षा में जो वो भाषण दे वो सबको पसंद आए। आगे, एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, हम उसे बोलने का अभ्यास करवाएंगे ताकि उसका अटकना कुछ कम हो या फिर ना हो। और साथ ही इनमें से कोई भी बच्चा अगर उन चीजों को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है तो हम उस पर हंसेंगे नहीं, हम उसको बीच में टोकेंगे नहीं, हम उसका मजाक नहीं बनाएंगे। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वो सबके साथ दौड़ना चाहता है, हम उसे अपने साथ दौड़ने के अवसर देंगे, उसके साथ हम दौड़ेंगे। अगला, एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, जिसे सुनने में कठिनाई है हम चाहेंगे कि वो सबसे आगे बैठे और जो बात वो ठीक से नहीं सुन पाया है उसे सुन करके इसी तरीके से समझा दें। आगे है आज की पहेली, तो दूध के मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, दी गई शब्द पहेली में उनके नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं, नाम पूरे कीजिए। तो यहाँ पर हमें नाम पूरे करने हैं इनके, हम खाद्य पहेली में पूरे करेंगे। तो खो से बनता है बेटा खोया, ठीक है, खोया बन जाएगा। अगला है खोया हो गया, अगला हो गया देखिए घी हो गया, है ना, छाछ हो गया और मक्खन हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, है ना, दही हो जाएगा, मक्खन हो सकता है, मक्खन हो जाएगा और पनीर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन सकता है, लस्सी हो जाएगा, ठीक है। और घी तो लिख ही दिया है इन्होंने, यही सब चीजें बनती हैं बेटा इससे, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है खोजबीन के लिए, तो सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजें व पढ़ें। ये आप खोजिए, पढ़िए, नहीं मिल रही है तो मुझे बताइए, मैं आपको खोज करके दूंगी जिसको भी पढ़नी है। तो यहाँ आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है बेटे। पाठ हमने पूरा का पूरा अभ्यास कार्य कर लिया इसका। ये था आपका सूरदास का पद, मैया मैं नहीं माखन खाए, है ना। ये कंप्लीट हो गया है। किसी को कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।